अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीना और आप देख रहे हैं ललकार। आज के प्रोग्राम में भी हम गुफ्तगू करेंगे पोलियो के मर्ज़ के हवाले से। जिस तरह हमने अपने कई प्रोग्राम्स में पोलियो के ऊपर स्पेसिफिकली गुफ्तगू की है और जो हमारा मेन पर्पस रहा है इसमें आपको जो इसकी रूट कॉज़ है उसके हवाले से बताना, साथ ही साथ इसकी क्या प्रिवेंशन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर ये आपको एक बार लाक हो जाए या आपके घर में से किसी को, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए जो एक फ्रेज़ हम सुनते आए हैं बचपन से लेके अब तक, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यहाँ पर ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट इस्तेमाल हो सकता है। और हमने आपको कई प्रोग्राम्स में ये भी बताया कि अगर ये अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट कर जाए तो कैसे कैसे अफेक्ट करता है और क्या क्या इसके असरात आपकी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब हो सकते हैं। दूसरा सबसे अहम पहलू ये है कि बहुत सारे ममालिक से जो है ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली ये इरेडिकेट नहीं हुआ। एक फेज़ आया था जब हमारे मुल्क से इरेडिकेट होने लगा था, लेकिन अब हमारे पास हाल ही में एक केस रिपोर्ट हुआ है। ये एक केस रिपोर्ट होना बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसके ऊपर हमें पॉज नहीं देना। इस एक केस को भी ख़त्म करना है और पाकिस्तान को उस लिस्ट से निकलना है जो कि पोलियो के ममालिक में एक फ़हरिस्त शामिल है। तो आज प्रोग्राम में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रेहान रिफत, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे ओवरऑल जानने की कोशिश करेंगे मेडिकल पर्सपेक्टिव से। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा, रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो परसेप्शंस और जो मिथ्स क्रिएट की हुई है हमारे मुल्क में, लोगों ने इसको एसोसिएट करके रिलीजन के साथ गलत तरीके से उसको, ताकि आप क्लियर कर सकें। सर, सबसे पहले ज़रा बताइएगा कि पोलियो की जब हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ एसोसिएटेड हैं या टैबूज़ जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रोविंसेस में अब भी पोलियो के अगेंस्ट जो है लोग रिएक्ट कर रहे हैं। आखिर इससे कैसे निकला जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और पोलियो अवेयरनेस के हवाले से कैसे निकला जा सकता है, तो आपके सवाल का एक जवाब तो यही है कि ऐसे मीडिया के ज़रिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करें और ना सिर्फ जिसमें तिब्बी माहिरीन से माहिराना राय लें बल्कि स्कॉलर्स को भी शामिल करें। क्योंकि हमारे मुल्क में जो चीज़ है वो ये है कि इसको मज़हब का नाम देकर जो है वो इसके ख़ात्मे के लिए जो हुकूमत कोशिश कर रही है पाकिस्तान उस लिस्ट से निकल जाए। और हम पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मजहबियत या और कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर इसको बेस बनाकर इसके ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया हुआ है। तो हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, मजहबी स्कॉलर्स के ज़रिए, और उसमें मैं कहूँगा सब लोग इन्वॉल्व है। इसमें घर का सरबरा भी शामिल है, स्कूल का टीचर भी शामिल है, मस्जिद का इमाम भी शामिल है, और वो सारे हमारे वर्कर्स शामिल हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं। उनको चाहिए कि वो ये चीज़ें प्रमोट करें, इन चीज़ों का तजवीज़ करें, इन चीज़ों को फैलाएं कि भाई सिर्फ दो कतरे आपकी दोनों टांगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिए, जब हम बात करते हैं पीडियाट्रिशियन के हवाले से, जो आपका एक एक्सपीरियंस है, जो आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए ज़रा ये बताइएगा कि क्या ये जो पोलियो वायरस है उस वक्त इसके अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या क्या वजूहात हो सकती हैं, या मल्टीपल फैक्टर्स हैं, क्या हो सकता है? जी देखें, पहली बात तो ये कि इम्यूनिटी का तो एज ए जनरल हर बीमारी में एक रोल होता है जी। इवन नज़ला ज़ुकाम में भी अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, घर में जैसे 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को ज़ुकाम होता है, 3 को नहीं होता है, वो हेल्दी होते हैं, एक जो बेचारा इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर होती है उस पर वायरस अटैक करता है। तो इम्यूनिटी तो एक बेसिक रोल है। और छोटा बच्चा जो माँ के पेट से पैदा होता है वो जाहिर बात है इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, छोटा होता है, उसकी बैकअप उसका कम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कम, तो उसको हमें सपोर्ट करनी पड़ती है कि उसको जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करें और उसको वैक्सीन जो है कम से कम 5 साल तक जो है वो रेगुलर उसको दें हम। ठीक है। सरवत साहिबा, जब हम बात करते हैं लोगों के जनरल परसेप्शंस की, हमारे मुल्क में बहुत सारे डोमेन्स में परसेप्शंस लोगों की दुरुस्त नहीं है। पोलियो को लेकर भी अब भी परसेप्शंस अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि इसको आप जो है एंटी इस्लाम चीज़ बना के एसोसिएट ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि आज आपका टॉपिक जो है वो एक सवाब जारिया, सदक़ा जारिया की हैसियत रखता है। इसलिए कि मैं, आप, डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ़ इसलिए कि बनी नौ इंसानियत को बचा सकें, और न सिर्फ ये कि उनको बचा सकें बल्कि उनके जहन के अंदर अगर कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ खलफिशार है तो उसको कम कर सकें। यकीनन कुरान मजीद में कई मकामात पर शिफा का भी तज़किरा है, दवा का भी तज़किरा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा का भी
तज़किरा फरमाया, दवा का भी तज़किरा फरमाया। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि पोलियो एक मर्ज़ है, एक वायरस है, और उस वायरस के लिए वैक्सीनेशन या दवा का होना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले अभी हम ऑफ द कैमरा जो बात कर रहे थे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और हमें अपने इर्द गिर्द चार जानिब सफाई का इंतज़ाम करते रहना चाहिए। इसलिए सफाई का इंतज़ाम करते रहना चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया साफ़ सुथरी रहे और हमारे बच्चे शादो आबाद रहें उसमें। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और उन कचरे के ढेरों में कभी कभार आग लगा दी जाती है। उससे जो धुआं उठता है वो और ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनता है। बिल्कुल वैसे ही सड़कों पे चलती हुई गाड़ियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनती हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि आज ज़्यादा बीमारियाँ अटैक कर रही हैं, और बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, बिलखुसूस बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनके ऊपर वो बीमारियाँ ज़्यादा अटैक करती हैं। तो हमें उन बच्चों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उन बच्चों को बचाने के लिए और हल एक ही है, वैक्सीन हल दो एक ही कतरे। है। देखिए, दवा के से कौन इनकार कर सकता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार दवा की अहमियत के बारे में बताया। हमें आइम्मा ताहरीन की अहादीस में, तज़किरों में हमेशा दवा का तज़किरा मिलता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम आज के इस दौर में बैठकर दवा से इनकार करें। ये हो ही नहीं सकता कि दवा की अहमियत से इनकार किया जाए। तो अब अगर वायरस है, बीमारी है, तो अगर वैक्सीनेशन है, कोई भी दवा है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, और मज़ीद पोलियो के हवाले से जो कुछ पर्टिकुलर सूबे हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा रिजिलियंट है लोग। आपको लगता है कि ये जो लोगों की रिजिलियंस है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, या लोग समझ पाएंगे कि क्यों आखिर वो रिजिलियंट हो रहे हैं? नहीं, इसमें देखें काफ़ी हद तक से रिजॉल्व हो चुकी है, और लोगों को एजुकेशन और मीडिया और लोगों ने, उलमाए कराम ने काफ़ी मेहनत करके, तबलीग करके, तकरीरें करके, समझा के उनको। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ में ये रेजिस्टेंस अभी भी पाई जाती है, और हमारा काम ही है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा फैलाएं कि भाई हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, अपने मुल्क से पोलियो को हमें ख़त्म करना है। तो लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है। मतलब ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में सिर्फ एक केस रिपोर्टेड हुआ जो कि था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगह पे तो कंट्रोल हो रहा है, और लोग आ रहे हैं इस एजुकेशन में। आप देही इलाकों की बात करती हैं या पहाड़ी इलाकों की बात, मैं कहता हूँ कराची शहर में ऐसे लोग मौजूद हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस में इवन मैं काफ़ी अच्छी फैमिली। अच्छा, मतलब कराची में भी आप कह रहे हैं कि लोग रेजिलियंस दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि हमने तो नहीं पिलाया, कहते क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए, वही बात जो अभी हमारे मज़हब इसका फरमाई कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा ना। मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, आप ये बच्चे आपके पास अल्लाह की अमानत हैं, और एक हदीस भी कि आप में से हर एक को अपनी रियाया का मसूल है, यानी अपनी उसकी जो उसके अंडर में लोग हैं उससे उनके बारे में पूछा जाएगा कि भाई आपने इनके लिए क्या किया। बीइंग ए फादर, मुझसे अल्लाह पूछेगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। तो हेल्थ उनसे सबसे पहले आती है। तो अवेयरनेस तो लोगों में आ रही है, एजुकेशन लोगों में आ रही है, और हमारा मीडिया और सबका किरदार यही होना चाहिए कि हम इसको बार बार रिपीट करें, उसकी अहमियत को उजागर करें, लोगों को बताएं, और लोगों के दिमागों में अगर कोई मिसकॉन्सेप्ट है हर लेवल पर उसको ठीक करें। इन्हें अगर एक उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ा रहे क्लास में, टीचर, तो वो उनके वहाँ पर एक चीज़ डेवलप करे, ये चीज़ ज़रूरी है। मौलवी साहब मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं तो अपना अपना रोल सब प्ले करें, यानी इंस्टीट्यूशंस में भी करें, जो स्कॉलर्स है वो भी करें, जो मदारिस हैं, मस्जिदें हैं, वहाँ पे सब पर जो है एक मैसेज हर जगह से एक जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि किस किस टेंडेंसी तक जो है आपको अफेक्ट कर सकता है पोलियो मर्ज अगर हो जाए? जी देखिए, इसमें पोलियो में पहली बात तो ये कि थोड़े साइंटिफिक ले लीजिए कि इसके 3 टाइप्स हैं वायरस हैं जब तक दुनिया में रिपोर्टेड में, 1, 2, 3, और तकरीबन सारी दुनिया से इरेडिकेट हो चुके हैं ना, यानी ख़त्म हो चुके हैं, और सारे ममालिक ने इसको कंट्रोल कर लिया है। अभी ये हमारे मुल्क में जैसे, तो ये इसमें क्या होता है कि फीकल और अलूट से का मतलब क्या होता है कि किसी वायरस किसी के जिस्म में आया और उसकी पॉटी में वो रिलीज़ हो रहा है, वो जो उसका पॉटी है या बड़ा पेशाब जिसको बोलते हैं, या उर्दू ज़बान पखाना जिसको बोलते हैं, वो कंटामिनेट कर रहे हैं हमारे पानी की लाइनों को या हमारे एरिया को। जैसे गाँव में लोग ओपन एरिया में बाथरूम उनके होते हैं, वहाँ पे वो जाके पॉटी करते हैं, वो कोई कंटामिनेट करता है, तो बच्चे जैसे मिट्टी में खेल रहे हैं तो वो मुंह में हाथ डालते हैं तो वहाँ से मुंह में जाते हैं, अभी जाते हैं हाथों के अंदर जी। अब ये वही मैंने आपसे कहा कि
90% लोगों को होता है, ये कोई इफेक्ट नहीं होता सिवाय इसके कि मामूली नज़ला बुखार, पेट में दर्द हो गया, ये बहुत उल्टियाँ हो गई। लेकिन अगर ये पेनिट्रेट करके हमारी नर्व्स के अंदर चला जाता है तो फिर ये जो होता है वो फिर आप समझ लीजिए कि वहाँ से कहानी शुरू होती है इरिवर्सिबल। यानी अगर ये एकदम हमारे नर्व में एंटर हो गया, ये तो आपने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि व्हाट डज ओरल फीकल रूट मींस, लेकिन किस हद तक आपको जो है अफेक्ट कर सकता है? क्या इसमें भी डिफरेंट केसेस जो है डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं, ज़्यादा अफेक्टेड और कुछ कम? इसमें ये होता है कि अगर कोई, वही बात होगी, इसमें इम्यूनोकम्प्रोमाइज़ अगर हुआ और वायरस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ और वो पेनिट्रेट करके आपकी आंतों के जरिए आपकी नर्व्स के अंदर, तो पैरालिसिस हो जाएगी। एक कंडीशन तो होती है कि इमीडिएट शुरू हो जाती है, जैसे बच्चों में हम देखते हैं कि माँ लेकर आती है कि मेरे बच्चे की टांगें सूख रही हैं, टांगें नहीं उठा रहे। एक सिंड्रोम होता है, हम कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। ये इवन 15 से 20-30 साल के बाद भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि वो पोलियो जो था वायरस जिसमें में पहुँच गया और वो अंदर वो ग्रो कर रहा है, वो है, लेकिन कोई इफेक्ट ज़ाहिर नहीं हो रहा है। लेकिन जब बंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर होनी शुरू हुई और वो पेनिट्रेट करने लगा, तो फिर कहीं जाके वो पैरालिसिस की तरफ हो जाता है। तो ये इसका सिनेरियो इस तरह से होता है। यूजुअली जानलेवा नहीं है, हम कहते हैं कि किसी को हुआ तो वो मर ही जाएगा, इल्ला ये कि वो हमारे सांस लेने का जो मसल होता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस करता है, अगर उस मसल को इन्वॉल्व करता है तब तो बहुत मुश्किल होता है, फिर जानलेवा हो सकता है। फिर तो ये जानलेवा होता है, फिर तो यानी आप कुछ नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप वो कोई सर्जरी करें या कोई और कोई मॉडिफिकेशन करें, अदरवाइज और इसमें लोअर लिम्ब के इफेक्ट होने के ज़्यादा होता है कि जो नर्व में जाता है वो हमारे जिस्म के निचले हिस्से को ज़्यादातर वो मुतासिर करती हैं जी। तो उसमें बच्चों में होता है कि वो नर्व जो होती हैं उनको पैरालाइज कर देता है। अब जब नर्व पैरालाइज हो जाती है तो बच्चे की मूवमेंट रुक जाती है, मूवमेंट रुकती है तो खून की सर्कुलेशन रुकती है, जब खून की सर्कुलेशन रुकती है तो मसल जो होते हैं वो सूखने शुरू कर देते हैं। ठीक, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर करते हैं, क्यों बिल्डिंग करते हैं तो मसल बनते हैं, आप उसको रिवर्स ले लीजिए, जब मसल काम नहीं कर रहा है तो वो सूखने लगा। ठीक, तो अल्टीमेटली वो टांगे जो होती हैं, आपने टिपिकल पिक्चर्स देखी होंगी बच्चों की, बैसाखी के साथ उनकी जो होते हैं ये खास तौर पर काफ मसल जो होते हैं, टांगों की जो मसल होते हैं, ये पिंडली की जिसको बोलते हैं, ये सूखने शुरू हो जाते हैं, बच्चा ऐसा होता है कि वो उसको मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, सरवत साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया और भी मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ पर जो है ये हराम और हलाल का नहीं जो है कन्फ्यूजन कि क्या ये हराम है या हलाल है। फॉर इंस्टेंस अगर हराम होती तो फिर दीगर मुस्लिम ममालिक में क्यों पोलियो वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है? इस पर ज़रा उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे ओरल फीकल रूट है क्या, और साथ ही साथ इसमें कितनी हद तक जो है पोलियो वायरस इफेक्ट कर सकता है। डिफरेंट टेंडेंसी और डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सिनेरियोज जो है सामने आ सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये मर्ज़ अगर हो जाए, लाहक हो जाए, तो जानलेवा भी हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, कुछ और भी एरियाज़ पर हमने गुफ्तगू की प्रोग्राम में। और सरवत साहिबा से मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ये जो डिबेट है हमारे मुल्क में अब भी अनफॉर्चुनेटली कि क्या ये हराम है या हलाल है, ये कन्फ्यूजन आखिर क्यों पाकिस्तान में है? जी, एक्चुअली हमारे यहाँ अफवाहें फैलाना बहुत आसान हुआ करता है, और जब अफवाहें फैलाई जाती हैं तो उसमें कोई भी किसी किस्म की भी मिथ पैदा कर दी जाती है किसी भी सिलसिले में। तो मैं ये देखती हूँ कि जब हम दवाओं की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, इंजेक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मसला आता है वो ये कि हलाल या हराम का मसला आता है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम इस्लामी ममालिक में अगर हम पोलियो वैक्सीन दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हलाल चीज़ है, और कोई भी गवर्नमेंट जो है या डॉक्टर्स जो हैं वो एक हराम चीज़ क्यों अवाम-उन्नास को देंगे, और उनकी लाइल्मी में, बिल्कुल उनकी लाइल्मी में देना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये हो ही नहीं सकता है कि वो उनकी लाइल्मी में दें। तो हमको सबसे पहला, जिसने एक जान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें बहैसियत अपने घर के सरबराह के और बहैसियत माशरे के एक अहम शहरी के, हमें चाहिए ये कि हम लोगों की जानों को बचाने की फ़िक्र करें, ना ये कि उनकी जानों को नुकसान में और ख़तरे में डालने की कोशिश करें। तो जो लोग भी अफवाहें फैलाते हैं और जो लोग भी अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में रंग बिरंगी बातें करते हैं, तो उनको इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए। अफवाहें फैलाना
ऐसी बातें करना जो कि दूसरों के नज़दीक नापसंदीदा हो या उनको किसी फ़ायदेमंद चीज़ से दूर रोक देना, इससे इसके बड़े नुकसानात हो और सकते हैं। इंतशार फैलाना सोसाइटी में इंतशार किसी चीज़ फैलाना के खिलाफ। सोसाइटी में, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक खातून कुछ लोग आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना नबवी में एक औरत है जो कि रातों को नमाज़ें पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, मगर इसके बावजूद वो ज़बान से उल्टी सीधी बातें करती है, वो बदज़बान है, वो अपने घर वालों को नुकसान पहुंचाती है, अपने इर्द गिर्द के माशरे को नुकसान पहुंचाती है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नुमी है, बावजूद इसके कि वो रातों को नमाज़ें पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है, अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा रही है, लिहाजा वो जन्नत में नहीं जा सकती। कमिंग बैक टू पोलियो नाउ, पोलियो के हवाले से जिस तरह आपसे ये भी मैंने जाना कि दीगर मुस्लिम ममालिक में इसके ऊपर कोई बैन नहीं है, सब इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली फूड स्टैंडर्ड्स भी हमारे हलाल होते हैं, हमारी पूरा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। ये डिबेट एक अलग है कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्टेट्स कन्वर्ट हो गए हैं कुछ, लेकिन फिर भी वो अपनी जो कुछ चीज़ें हलाल स्टैंडर्ड्स उनसे वो बाहर नहीं जा सकते। यानी ये तो एविडेंट हो गई कि पोलियो में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए हराम हो। अब दूसरा मामला, जैसे डॉक्टर साहब भी ये कह रहे थे कि रिलीजियस स्कॉलर्स और जितने भी हमारे टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कॉलर्स इसमें अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, या आपको लगता है उनको और मज़ीद इसमें किरदार अदा करना चाहिए? देखिए मेरी बहन, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हमारे मुल्क को पोलियो से पाक किया जा चुका है, सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सबने बहैसियत शहरी अपना अपना हिस्सा डाला है। और जब अपना अपना हिस्सा डाला है तो उसमें एक जो मजहबी हल्का है उसने भी अपना हिस्सा ज़रूर डाला है। और मज़ीद ज़रूरत है, इसलिए कि जो साहिबान महराब व मिंबर हैं उनसे भी सवाल किया जाएगा, और बल्कि उनसे सवालात ज़्यादा शिद्दत से किए जाएंगे। तो बेहतर यह है कि वो भी लोगों के को मुतवज्जो करें इस तरफ, ताकि वो अपनी जानों को बचाएं, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जिस तरह बात कर रहे थे डिफरेंट केसेस के ऊपर, जिस तरह आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया कि कितनी इंटेंसिटी से किस किस किस्म के जो है केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये भी बता दीजिए कि अगर एक बार ये वायरस अटैक कर जाए तो क्या ये, हम सब जानते हैं इरिवर्सिबल है, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इनिशियली कंडीशंस में कुछ सिम्टम्स आ जाए, आपको मालूम हो जाए, उस वक्त वैक्सीन हो जाए, या इस तरह कोई इसमें सिनेरियो नहीं है? नहीं, असल में अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, यानी उसकी टांगों में पैरालिसिस शुरू हो जाए और वायरस एक दफ़ा चला जाए नर्व्स के अंदर, तो तब तो कोई क्योर नहीं है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट पे हम कहेंगे हम सपोर्टिव मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, पैरालिसिस हो गई उसको, फिर हम जो मोडेलिटीज़ हमारे पास अब आ रही हैं, आर्टिफिशियल लिम्स भी आ रहे हैं हमारे पास, सब फिजियोथेरेपी आ गई है, फिजिकल एक्सरसाइजेज आ गई हैं, तो सपोर्टिव मैनेजमेंट की तरफ हम जाते हैं। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ऐसे ही जैसे आप कहेंगे कुत्ते के काटे का क्या इलाज है, तो कहने ये वैक्सीन है, हम कहते नहीं कुत्ते को वैक्सीन लगा, कुत्ते से दूर करें आप। अगर रेबीज वायरस एक दफ़ा चला गया, इरिवर्सिबल है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप वैक्सीन लगा दें फिर भी कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से यानी ये बॉडी में पेनिट्रेट होने से पहले आपको इसकी प्रिवेंशन करनी है, बॉडी में पेनिट्रेट होने से पहले और सिम्टोमेटिक होने से पहले। ठीक, अगर हमें पता चलता है तब तो हम बच्चे की इम्यूनिटी उसको ड्रॉप ला के उसकी हेल्थ वाइज उस पर एजुकेट करके, अगर वैसे तो पता ही नहीं चलता, जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है हम में से अगर 10 लोग बैठे हैं तो 8 या 9 को पोलियो हो चुका हो। इट्स वायरस, ये तो लग गया। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसे हमारे स्कॉलर ने कहा कि हमारे जो जर्नल हम वी कैन नॉट एस्केप, हम उससे नहीं निकल सकते। मैं भी वहीं से अपने हॉस्पिटल जाता हूँ, जिससे आप अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अब सबको तो पोलियो नहीं हुई, लेकिन उन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली जिनके अंदर वैसा तक पेनिट्रेट कर गया, इसीलिए हम कहते हैं कि पोलियो की ड्रॉप्स आप बार बार पिलाएं जी। ये नहीं कि सिर्फ आपने वैक्सीनेशन कराई, उसको पैदाइश पे 6वें हफ्ते पे, 10वें हफ्ते पे, 14वें हफ्ते पे लगाया और जी बस हो गई मेरे बच्चे को, तो नहीं, हम कहते हैं बार बार आप लगाइए, और सर्टेन एज तक बार बार लगेंगे। 5 साल तक अगर 10 दफा लगानी पड़ रही है आप लगाइए, क्योंकि यू आर गिविंग इम्यूनिटी, आप बच्चे को पोते मुदाफियत दे रहे हैं जी। अच्छा, वैक्सीन का बेसिक पर्पस क्या होता है? देखिए, वैक्सीन का बेसिक पर्पस ये होता है
कि हम थोड़ा बहुत वो जो वायरस है उसके समझ लें कि उसकी जो कैपेसिटी वायरस करने की उससे मिलियंस से कम में हम अपनी बॉडी में देते हैं वो वायरस, ताकि हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के टी सेल्स हैं, वो उसको पहचाने और एक फोर्स तैयार करेंगे इन केस अगर वो वायरस अटैक करता है जी, तो हमारी इम्यूनिटी तैयार हो। ठीक है। Like that. यानी हम अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करते हैं कि अगर ऐसी सर्टेन कंडीशंस आती हैं हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड हो और उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर जाए। डॉक्टर साहब, मज़ीद अगर हम पोलियो की वैक्सीन के ऊपर बात करें तो 2 ड्रॉप्स जो हैं वो कितने सफिशिएंट है आपको लगता है कि किसी भी बंदे की जान बचाने के लिए? जी, देखिए बात 2 ड्रॉप की या 1 ड्रॉप की नहीं होती है, बात होती है इम्यूनोजेनिटी की। इम्यूनोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि 1 ड्रॉप में हम कितने वायरस की डोज बच्चे को दे रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड डोज है जो हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी और हमारी इम्यूनिटी को प्रिपेयर करेगी वायरस से बचने के लिए, वो 2 ड्रॉप है। आप समझ रही ना, जैसे आप कहते हैं भाई एक पाव दूध में 250 ml आता है, तो ये आपका एक पैरामीटर है कि 1 पाव इक्वल टू 250 ml, यानी 250 ml का 1 पाव। इसी तरह से 2 ड्रॉप जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट है कि नेक्स्ट टाइम अगर वायरस आए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो और उसको डिस्ट्रॉय कर दे या उसको ख़त्म कर दे, उसको काम ना करने दे। ठीक है। सरवत साहिबा, जिस तरह आप बात करती हैं बहुत सारी ख़वातीन से, जो आपका प्रीचिंग के जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी आप जाती हैं, कि आपको लगता है कि ख़वातीन अब भी रिजिलियंट हैं जब पोलियो की बात आती है अपने बच्चों के हवाले से? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो तालीम और शऊर की है। बहुत सारी ख़वातीन जो एजुकेटेड हैं, बहुत सारी ख़वातीन एजुकेटेड नहीं भी हैं, लेकिन शऊर बेदार है, लेकिन कुछ उनका शऊर बेदार है, वो चाहती हैं कि अपनी नस्लों की हिफाजत कर सकें। तो वो हमें नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा इन कामों में आगे नज़र आती हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो कि अभी जैसे कोरोना की एक उसमें भी बहुत ज़्यादा रिजिलियंट रहे लोग, बहुत ज़्यादा अफवाहें थी, बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों को मुंतशिर किया गया और बहुत सारे अफराद ऐसे थे जो कि वैक्सीन लगवाने पे तैयार ही नहीं थे, बावजूद इसके कि हुकूमत भी कह रही थी, डॉक्टर्स भी कह रहे थे, मजहबी हल्के भी कह रहे थे, उलमाए कराम ने भी बार बार कहा कि वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो ये तालीम की कमी या ज़्यादती नहीं बल्कि शऊर की बेदारी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जी जी। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक बात बढ़ाऊंगा अपने प्रैक्टिकल अपने तजुर्बात की बेस पर, कि मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि मैं चूँकि बच्चों का डॉक्टर हूँ और ख़ासतौर पर न्यू बॉर्न्स का, तो मेरे पास अक्सर माएँ अपने बच्चों को लाती हैं। आप यकीन करें कि 80-90% उन औरतों की बात कर रहा हूँ, उन माओं की जो कि इलिटरेट हैं या थोड़े उस सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ रखती हैं, वो एग्री होती हैं कि हम अपने बच्चे को पोलियो पिलवाएंगे, वो एग्री होती हैं कि हम अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाएंगे। भाई तुमने क्यों नहीं दिलवाई? वो मेरा घर वाला नहीं मानता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ख़वातीन प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन घर वाला भी नहीं मानता है, तो ख़वातीन मैं समझता हूँ कि मर्दों के मुकाबले में बेहतर है, मेरा एक्सपीरियंस माओं से ज़्यादा पड़ता है, तो वो दे आर एग्री, उनको शऊर भी होता है, समझ भी होती है। तो कहती है, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा इतना प्यारा बेटा है, तुम चाहोगे पास हो जाए? नहीं डॉक्टर, हम तो कभी नहीं चाहते, तो 2 कतरे पिलवा दो। अच्छा, ये कितनी अपने अच्छी एक बात की, यानी आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो हैं पर्टिकुलरली पीडियाट्रिशियंस, क्योंकि छोटे बच्चे उनके पास आते हैं, वो उनको अपना ये किरदार बहुत ज़्यादा अदा करने की सख्त ज़रूरत है। यानी आप ये खुद ही आपने ये एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि आप ज़रूर उनसे जानेंगे। ये तो ज़रूर हम पूछते हैं कि भाई आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई बच्चों को, तो ये मतलब ये कि माएँ तो चाहती हैं, लेकिन हमें असल में सोशली और फैमिली बेस पर हमें अच्छे एजुकेशन की और मिथ्स को जो लोगों के दिमाग में हलाल या हराम, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे पोलियो मर्ज़ के हवाले से। हमने कुछ डिटेल इसके ऊपर डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर गुफ्तगू की और डॉक्टर साहब ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। डॉक्टर साहब, मज़ीद ज़रा इसमें बताइएगा, जिस तरह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ख़वातीन के हवाले से आप कह रहे हैं वो बेहतर है, वो ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइंड है कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन करवाएं, लेकिन मर्द हजरात की तरफ से आपने जो ये एक ओवरव्यू दिया है, क्या लगता है आपको कि उन तक ये मैसेज कैसे पहुँचाया जा सकता है? आप देखें, अब उसमें
मेरी अगर पर्सनल या मैं अपने जो हमारे लोग इन कांटेक्ट में आते हैं, कोशिश ये करें कि फैमिली काउंसलिंग दोनों पेरेंट की मौजूदगी में करें, यानी बाप भी हो माँ भी हो, ठीक, ताकि हम कन्विंस उनको करें। और अगर फादर के या बाप के दिमाग में कोई सवालात हैं या उलझने हैं या कोई भी इश्यूज हैं, तो उसको वैसे एज डॉक्टर, वैसे एज फैमिली पार्ट या फैमिली फिजिशियन उसको दूर करने की कोशिश करें। एक चीज़ तो ये हो सकती है। बाकी अगर हमारे भाई जो हम बार बार प्रोग्राम्स करते रहेंगे, करते बार बार चलिए, रिमाइंडर देते रहेंगे और ये हर लेवल पर होना चाहिए। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ 3 हट बहुत ज़्यादा मशहूर है, राज हट, बालक हट और तरिया हट। तो ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों के बहुत सारे मामलात को देख सकती हैं। अगर ख़वातीन ही जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो ख़वातीन से कहते हैं कि आप 2 कतरे पिलवा लीजिए, अगर वो ही आमादा हो जाती, मैं बहुत सारे मकामात पे देखती हूँ कि मर्द को इतनी तालीम का शऊर नहीं होता, लेकिन औरत चाहती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल ले जाए, स्कूल छोड़े, ट्यूशन पढ़ाए और बहुत ज़्यादा वो अपनी खिदमात को यहाँ पर देती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर औरत के जहन को तब्दील किया जाए, औरत के जहन पे काम किया जाए, तो बहुत हमें उसके रोशन असरात नज़र आएंगे। मुझे याद आता है कि एक आलिम दीन ने कहा कि देखो, औरत के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि ये इनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बनाती रहती हैं। तो अगर इनको सही बात ना बताएगी तो ये अपनी मर्जी की शरीयत बना लेंगी। यही वजह है कि हम देखते हैं कि शरीयत औरत की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरीयतुन-निसा भी हमें साथ साथ नज़र आती है। तो शरीयतुन-निसा से बचने के लिए हमें चाहिए कि उनको सही बात समझाई जाए, सही बात बताई जाए, और औरत उस बात को समझ भी लेती है और औरत उस बात को अमली तौर पर उसके लिए इक़दामात भी कर लेती है। यानी आप कह रही हैं कि औरत की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब औरत एजुकेट होगी, उसको बताएंगे, तो ही जो सोसाइटी में दीगर मिथ्स हम देख रहे हैं वो नहीं होंगी। देखिए, औरत को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है और औरत के इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत अच्छा बनाना ज़रूरी है। मैं इस बात को बजा तौर पर मानती हूँ कि बहुत सारे अफराद जो हैं जो कि नहीं मानते हैं, वो अपने घर की ख़वातीन को, अपने घर के बच्चों को भी मजबूर करते हैं कि वो भी इस बात को तस्लीम ना करें। लेकिन इसके बावजूद अगर हम ख़वातीन के ऊपर काम करें तो ख़वातीन हमें बहुत अच्छे नताइज दे सकती हैं। जी, ठीक। दूसरा, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने ख़वातीन के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको क्या लगता है जो फैमिली काउंसलिंग की जो डॉक्टर साहब ने बात की, फैमिली काउंसलिंग में जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उलमा कराम, वो अपना कितना रोल प्ले कर सकते हैं? क्या वो जो मसाजिद में जिस तरह बयान होता है, क्या इस वैक्सीन के ऊपर भी कोई बयान होना चाहिए, क्योंकि घर में जो कपल्स बैठे हुए हैं, ताकि वो भी सुन सकें? देखिए, इस दौर में तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, इसलिए कि मसाजिद में सिर्फ मर्द हज़रात जाते हैं, वहाँ पर ख़वातीन नहीं जाती। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लेकिन घरों तक आवाज़ तो आती है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे ऐसा होता है कि मस्जिद का जो स्पीकर होता है उन्हीं की इंटाइटी में होता है, तो वो ऑडिबल होता है जो भी हो रहा होता है वहाँ पर पूरा एक बयान। हाँ, कभी हो सकता है कि वो बिल्कुल उनके कानों तक आवाज़ भी जा रही हो, लेकिन क्योंकि ख़वातीन घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होती हैं, तो हो सकता है कि उनकी तवज्जो भी उस जानिब ना हो। लेकिन हाथों में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि उलमाए किराम की जानिब से जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं या उनकी तकारीर आती हैं, उसको ख़वातीन सुन रही होती हैं और उसके ऊपर अमल भी करती हैं और करने की कोशिश भी करती हैं। तो यकीनन अगर हम मजहबी हल्के भी काम करेंगे तो उसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे माशरे में। ठीक। क्या इसमें आपको लगता है टीचर्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जिस तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, डॉक्टर्स जिस तरह जानने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स या कपल से कि क्या उनका बच्चा वैक्सीनेटेड है, क्या टीचर्स भी अपना इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? अब इस वक्त तो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वैक्सीन के बाद तो बाकायदा स्कूल्स में कंपलसरी कर दिया गया कि जो बच्चा वैक्सीनेटेड होगा वही स्कूल में आएगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा रिजिलेंट देखे जब कोविड की वैक्सीन की बात स्कूल्स की तरफ से हुई, पेरेंट्स बहुत अफेंडेड फील करने लगे इसके ऊपर। जो है अलग अलग किस्म के लोगों के बयानात आते रहे। लेकिन अगर हम पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं पर्टिकुलरली, क्या ये हर स्कूल में अब मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो जानने की कोशिश करें पेरेंट्स से कि क्या उनका बच्चा वैक्सीनेटेड है या नहीं है? मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर मैं कह रही हूँ कि होना चाहिए ये। ठीक। सर, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें कि जो एडमिशन पॉलिसी में कि वैक्सीनेशन कार्ड जो मैंडेटरी कर दिया जाए, ज़रूरी कर दिया जाए कि भाई हमें जितने बच्चे भी हमारे एडमिट होंगे
चाहे वो प्रेप में हो, नर्सरी में हो, 1 में हो, दे शुड ब्रिंग द वैक्सीनेटेड कार्ड ड्यूली साइंड बाय द हॉस्पिटल डायरेक्टर, डॉक्टर वगैरह। यानी वो अपना एक अस्पताल का वैक्सीनेशन कार्ड लेकर आए और वो सबमिट करें, अगर नहीं वैक्सीन लगवाई तो लगवाएं। ठीक, ये तो मतलब मैंडेटरी मैं समझता हूँ होना चाहिए। ठीक डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए जो पोलियो के अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसे, किस हद तक मुतासर होती हैं, और उनके जो आसपास के लोग हैं, जो उनके घर में रहने वाले लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो किस हद तक अफेक्ट होते हैं? देखें, इसमें पोलियो में मेंटल तो कुछ भी रिटार्डेशन नहीं होती, यानी फिजिकल होती है, टांगों की होती है। उसमें बच्चा जो होता है वो फिजिकली मोहताज जिसको हम कहते हैं हो जाता है। और अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी एनजीओज काम कर रही हैं जो आर्टिफिशियल लिम्स भी दे रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट्स देती हैं। तो वो डिसेबिलिटी जो बच्चे को चलने से माजूर करती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है कि बच्चों को आर्टिफिशियल लिम्ब लग जाता है और वो चलने के काबिल हो जाता है। सेकंड बात ये कि जो बर्डन की बात करते हैं हम, कि वो ज़ाहिर बात है कि स्ट्रेस होता है वालिदैन के लिए और बहन भाइयों के लिए भी। और इस पे यही बात आती है कि वो तो बेचारा मासूम, अल्लाह मैंने उसको दोनों टांगे सही सलामत उसको दे के दुनिया में भेजा था और सिर्फ 2 कतरों के ना पिलाने की वजह से जो है वो इस पे पहुंचा कि उसको वायरस ने अटैक कर दिया। तो ये शऊर उजागर किया जा रहा है। और तो ये अफेक्ट तो होता है, देखें फैमिली पे भी इम्पेक्ट होता है, सोशली भी होता है, फाइनेंशियली भी होता है, जज्बातियत भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम साइंस ने इतनी कर ली है कि हम उस बच्चे को जो है कम से कम मुस्तकिल तौर पर डिसेबल होने से कुछ ना कुछ सपोर्ट उसको कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी तो मुतासर हो गई बच्चे की, और आसपास भी एक असर आ गया। अब इसमें होना ही चाहिए कि आसपास को सबक लेना चाहिए कि भाई ये तो हो गई, अब हम दूसरे बच्चों को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग किसी के साथ ही हादसा हो भी गया क्योंकि उन्होंने बच्चे को वैक्सीन नहीं करवाई, पोलियो के 2 कतरे नहीं पिलवाए, अब उनका बच्चा अफेक्ट हो गया। आसपास के लोग उनको इस किस्म की हार्श बातें कह के चले जाते हैं कि वो उल्टा और ही इमोशनली, उनके पेरेंट्स भी और वो बच्चा भी खुद तकलीफ में आ जाता है। ऐसे सिनेरियो के लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको दूसरे की दिल आज़ारी करने से मना किया गया, किसी के सामने ऐसी बात करने से मना किया गया कि जिससे शीशे दिल टूट जाए। और नाजुक के बहुत काम आफाक की इसका मुझे ये शेर याद नहीं आ रहा। तो अगर आप, सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, अपने ख़यालात को कंट्रोल करें और जो सामने वाला है उसके मसाइल को कम करने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश ना करें। आपके इस हार्श जुमले से वो और इमोशनली तकलीफ में जा सकता है। हमें सबसे पहले ख़वातीन के जहनों पर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि मर्द और ज़न दोनों को ही ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ख़वातीन के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो नस्लों की तरबियत है वो होती रहेगी, कंस्ट्रक्टिव जो है नस्लें आगे सामने आएंगी हमारे पास। मैं पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में इन हेल्थ केयर वर्कर्स को सल्यूट कर चुका हूँ, कहते हैं कि हमारे हीरो हैं जिन्होंने एक एक गाँव में, एक एक करिए में, एक एक गली में, एक एक शहर में जाके बच्चों को पोलियो पिलाई। लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे, बड़ी उम्र के लोग भी थे, ख़वातीन भी थी, यानी पूरी टीम थी जो इन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और पहुँचे। और आज हम इस मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह विद इन कमिंग दिस ईयर विल इरेडिकेट कर देंगे। जी सरवत साहिबा, जिस तरह पोलियो हेल्थ वर्कर्स की बात की डॉक्टर साहब ने, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पोलियो हेल्थ वर्कर्स के साथ बिल्कुल नारवा सलूक करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि 2 शोबे ऐसे हैं कि जिनको हम एक पेशाए मसीहाई यानी डॉक्टर्स का और दूसरा पेशाए मुअल्लिमी यानी तालीम का, एजुकेशन का, कि जो कि पेशाए पैगम्बरी हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम और बल्कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए हैं लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो अगर डॉक्टर्स और मुअल्लिमीन अपने पेशे से इंसाफ ना करेंगे तो कौन करेगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम हेल्थ वर्कर्स की जब बात करते हैं तो ये जो जॉब करते हैं, जो इनको सैलरी मिलती है, वो एक टोकन मनी होती है जो कि सिर्फ उनके दुनियावी अखराजात को पूरा करने के लिए होती है। लेकिन जो असल में
उससे उनको हासिल हो रहा है वो दुनिया के साथ साथ आखिरत तक जा रहा है। आखिरत में उनके लिए तो शय आखिरत होगा। तो अगर ये समझते हुए और ये समझा लोगों ने, तभी तो इस काम को आगे बढ़ाया। और जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो बस वो शोबे तालीम और शोबे मसीहाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में आए, शिरकत की, आपने इतने सेंसिटिव मौजू के ऊपर गुफ्तगू की, मिथ्स के ऊपर भी बात की, हमने परसेप्शंस के ऊपर भी बात की। करंट जो हमारा केस है वो हमारे लिए एक अच्छी खबर है एक तरीके से कि सिर्फ एक केस रह गया, लेकिन हम दुआ करते हैं कि इरेडिकेट हो जाए। डॉक्टर साहब आपने भी काफ़ी ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू की कि कितनी हद तक आपको अफेक्ट कर सकता है पोलियो, और सिर्फ प्रिवेंशन 2 खतरे हैं पोलियो के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रेहान रिफत पीडियाट्रिशियन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में सरवत अस्करी साहिबा रिलीजियस स्कॉलर भी मौजूद थी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।